हाय एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर कहानी वाला स्वप्निल। आज मैं आपको वेंडिगोस की 2 डरावनी घटनाएं बताऊंगा, तो तैयार रहिए ये मज़ेदार कहानियां सुनने के लिए। अभी बात करते हैं कॉन्टेस्ट की। हमारे पिछले वीडियो में जो सवाल पूछा था वो था कि दूसरी कहानी में जिसके साथ घटी थी ये घटना, उसका नाम क्या था। और इसका सही जवाब है अनुभव। सही और सबसे पहले जवाब देने वाले सब्सक्राइबर का नाम है अयान शेख। तो अयान जी, बहुत बहुत मुबारक हो। हमारे इस वीडियो के कॉन्टेस्ट का सवाल भी वीडियो के एंड में ही रहेगा, तो वीडियो को पूरा ज़रूर सुनिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लग रही है तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर सुनिएगा। अपने हेडफोन्स लगा लीजिए ताकि हम शुरू कर सके आज की कहानियाँ। मेरा नाम पीटर है और मैं नेटिव अमेरिकन के नवाजो ट्राइब का हूँ। मैं मेरी माँ के तरफ से नेटिव अमेरिकन हूँ और मेरे पिताजी इटालियन हैं। मेरी माँ और मेरे पिता के परिवार जंगल के पास के टाउन में ही रहते थे और दोनों परिवार ही हंटिंग बहुत पसंद किया करते थे। जब भी दोनों परिवारों में से कोई भी जंगल से कुछ शिकार करके लाता तो दोनों परिवार उस रात को एक बड़ी पार्टी करते और उस शिकार किए हुए जानवर को खाते थे। आमतौर से शिकार में डियर का ही शिकार किया जाता था। ऐसे ही पड़ोसी रहते हुए मेरे माँ और पापा में प्यार हो जाता है और दोनों परिवार की सहमति से उनकी शादी हो जाती है। क्योंकि दोनों परिवार जंगल के पास छोटे से टाउन में ही रहते थे तो उनका काम भी इतना कुछ खास नहीं था। तो कहा जा सकता है दोनों परिवार बहुत ही गरीब थे। मेरे पैदा होने के 1 साल बाद मेरे पापा को टाउन यानी शहर में, दूर शहर में एक जॉब लगती है। तो जब उन्हें जॉब लगती है तो वो मजबूर हो जाते हैं टाउन में जाके काम करने के लिए, क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे कि मुझे भी उनकी तरह ही तंगी में जिंदगी गुजारनी पड़े। बड़े होते समय मैं अपने माँ और पापा से उनके परिवार की और हंटिंग की कई सारी कहानियाँ सुनता था। मैं सुनता था कैसे वो दोनों परिवार एक थे और कैसे उस छोटे टाउन की जिंदगी कितनी खुशनुमार थी। मैं बचपन से ही चाहता था कि मैं भी उनकी ही तरह वो जिंदगी बिता सकूं, और भले ही उसका मतलब ये हो कि हम ज़रा गरीब रहें। मैं अपने माँ पापा को हमेशा ही कहता था कि कैसे मैं अपने दादा दादी और नाना नानी के साथ समय बिताना चाहता हूँ और उनकी ज़िंदगी और करीब से देखना चाहता हूँ। जब मैं ज़रा बड़ा हुआ, यानी जब मैं 9 साल का हुआ, तो मेरे माँ पापा बीच बीच में मुझे लेके वहाँ जाते थे छुट्टियाँ बिताने के लिए। अब धीरे धीरे मैं हर साल या फिर साल में 2 बार ज़रूर अपने टाउन में जाता और अपने परिवार के साथ थोड़ा समय बिताया करता था। मेरी नानी और माँ मुझे बताती कि नवाजो सभ्यता क्या होती है और उसके अलग अलग तौर तरीके कैसे होते हैं। मेरे नाना और दादा मुझे कभी कभी जंगल में हंटिंग के लिए ले जाया करते थे। मुझे वो हंटिंग करना और उसके बाद शाम में पूरे परिवार का एक साथ पार्टी करना इतना ज़्यादा पसंद था कि मैं हमारी छुट्टी के अंत में घर जाने के लिए तैयार ही नहीं रहता था। मुझे ऐसा लगता था कि मैं हमेशा ही वहाँ रह सकूं। जब मैं 14 साल का था तो इस बार हम पहले हमारे नानी के घर गए थे रहने के लिए। मैं बता दूं, वहाँ मेरे मामा और उनका परिवार भी रहता था। मेरे मामा का लड़का ब्रायन, जो कि मेरे उम्र का ही था मगर दिखने में बहुत बड़ा था, यानी हाइट और वजन में मुझसे बहुत बड़ा था। मैंने एक चीज़ ध्यान दी थी कि भले ही वो इतना बड़ा और अपनी उम्र के लिए डरावना लगता था, मगर वो थोड़ा डरपोक था। मतलब जब भी हम हंटिंग के लिए जाते थे तो वो बहुत ही डरा हुआ लगता था, और शाम को अंधेरा होने के बाद तो वो घर से बाहर निकलने से बहुत डरता था। एक रात जब मैं ब्रायन के कमरे में रात को सो रहा था तो मैंने उसे पूछ लिया कि वो क्यों अंधेरे से इतना डरता है
और क्यों उसे बहुत सी चीज़ों से इतना डर लगता है। ब्रायन बताता है कि वो जब भी स्कूल में जाता है तो उसे उसके स्कूल के बच्चे नवाजो ट्राइब के अलग अलग शैतानों के बारे में बताते हैं और उसको भी कई बार ये लगा है कि यहाँ जंगल में बहुत कुछ अजीब हो रहा है। यहाँ पे एक अजीब सा सन्नाटा रहता है जो कि उसे लगता है बहुत ही आम बात नहीं है। भले ही मैंने कभी भी ऐसा कुछ महसूस नहीं किया था, पर क्योंकि मैं ब्रायन की पूरी बात सुनना चाहता था तो मैं उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था। ब्रायन कहता है कि जब भी मैं पापा से इस बारे में पूछता हूँ तो वो भी मुझे कहते हैं कि हमें इन चीज़ों के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तब मैं उसे कहता हूँ कि ये सब पुरानी कहानियाँ हैं और इस ज़माने में तो इनका कोई सबूत भी नहीं है, तो क्या हमें इन सब बातों पे विश्वास करना चाहिए। पर तभी मुझे थोड़ी उत्सुकता होती है और मैं उसे पूछता हूँ कि वो मुझे कुछ बताए उन चीज़ों के बारे में, मतलब वो बताए कि वो किस तरह के शैतानों की बात कर रहा है, उनका नाम क्या है और वो क्या करते हैं। ब्रायन मुझे कहता है कि वो एक ही शर्त पे मुझे बताएगा अगर मैं उसे वादा करूं कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि ये बातें ब्रायन ने मुझे बताई है। मैं ब्रायन से वादा करता हूं कि मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा और वो बेफिक्र होके मुझे बता सकता है। तब मुझे वो बताता है कि क्या मैंने कभी स्किन वॉकर के बारे में सुना है। इसका जवाब देते हुए मैं कहता हूँ हाँ, लेकिन साथ में मैंने ब्रायन से ये भी पूछा कि क्या उसे सच में ये लगता है कि स्किन वॉकर जैसे शैतान सच में होते हैं जो कि किसी दूसरे जानवर की स्किन पहन सकते हैं, अपना रूप बदल सकते हैं और किसी भी इंसान को चाहे तो मार सकते हैं। ब्रायन कहता है हाँ, उसे यकीन है और शायद बहुत सारे बड़े लोग भी इस बात पर यकीन करते हैं कि स्किन वॉकर सच में होते हैं। तब मैं उसे कहता हूँ कि मुझे तो इस पे बिल्कुल यकीन नहीं है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी बड़ा इंसान इन बातों पर यकीन करता होगा। ब्रायन कहता है कि अगर मुझे इस बात का सबूत चाहिए तो अगले दिन सुबह मैं जाके नाना नानी से पूछूं कि स्किन वॉकर क्या होता है और तब उनकी प्रतिक्रिया देखूं। मैं ब्रायन से कहता हूं कि अगले दिन ज़रूर मैं नाना नानी से यह बात पूछूंगा और देखूंगा वो इसका जवाब क्या देते हैं। इसके बाद थोड़ी और बातें करने के बाद हम दोनों सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होती है और मैं ये बात पूरी तरह भूल जाता हूँ। तब दोपहर के खाने के पहले मुझे ब्रायन याद दिलाता है और मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने नाना से जाके ये बात पूछ लूँ। मेरे नाना वैसे तो हमारे साथ बहुत समय बिताया करते थे, पर वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थे। हमारा पूरा परिवार ही उनकी बहुत इज्जत करता था और मेरे पापा के परिवार में भी जब कोई मसला होता था तो वो लोग मेरे नाना से आके सलाह लिया करते थे। तो मैंने उनके पास जाके कहा, नानू, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। और ये कहते ही उन्होंने मेरी तरफ देखा। मैंने उन्हें कहा, नानू, स्किन वॉकर क्या होता है? और जैसे ही मैंने ये कहा मैंने देखा अचानक पूरे कमरे में सन्नाटा छा जाता है। मेरे नाना गुस्से से मुझे देखते हैं और मेरी नानी जो भी काम कर रही थी वो अचानक बंद कर देती है। नानू फिर शायद सोचते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है, क्योंकि मैं तो अपने नवाजो सभ्यता से इतना दूर रहा हूँ कि मुझे इन सब बातों के बारे में कुछ पता होगा ये तो नामुमकिन ही है। तब वो मुझे कहते हैं, बेटा, ये शब्द कभी भी ना लेना। तुम कभी नहीं चाहते ऐसी कोई भी शक्ति या ताकत अपने घर या हमारे तरफ आकर्षित हो। मैं अपना सर हाँ में हिलाता हूँ और वापस अपने कमरे में जाने लगता हूँ। तभी मैंने देखा कमरे के कोने में ब्रायन खड़ा था और उसके चेहरे पे एक मुस्कान थी, ऐसे जैसे कि वो कह रहा है कि देखा, मैंने कहा था कि बड़े लोग भी इन चीज़ों पर यकीन रखते हैं। कुछ सालों बाद
जब हम 16 साल के हो गए थे तब मैं अपने नाना के घर गया था। उन्होंने हाल में ही 2 बाइक ली थी जिसे कि ATV कहते हैं। इसे लेके जंगल में हंटिंग पे जाया जा सकता है। ये दोनों बाइक बहुत ही हैवी थी और तेज थी। इसे जंगल के रास्ते पे चलाने के लिए ही बनाया गया था, तो ये कभी भी जंगल में चली जा सकती थी। तो कभी कभी मेरे नाना ये बाइक मुझे और ब्रायन को भी चलाने दिया करते थे, और एक बार हमने गलती से इससे किसी जानवर को कुचल दिया था। मुझे याद है उस बार मेरे नाना ने हम दोनों को बुला के बहुत डांटा था, क्योंकि वो प्रकृति को हमेशा सम्मान करने की बात किया करते थे और ये कहते थे कि हमें हमेशा प्रकृति का सम्मान करना चाहिए और हमेशा हमें पता होना चाहिए कि हमारे आसपास क्या हो रहा है। एक शाम हम दोनों जंगल में रेसिंग और स्टंट्स कर रहे थे। हम दोनों एक ट्रेल से अपनी बाइक को लगभग 30 मीटर चलाते और एक ढलान से जाके बाइक को उछाल देते थे। ये करते करते हमें बहुत देर हो चुकी थी और पूरी तरह से अंधेरा भी हो गया था। अब ब्रायन की बारी थी और वो कहता है कि इस बार वो और दूर से जाके बाइक को चलाएगा ताकि ढलान से बाइक और भी ज़्यादा उछले। मैंने देखा कि ब्रायन अपनी बाइक को ले जाता है और धीरे धीरे उसकी बाइक की लाइट कम होते होते गायब हो जाती है, यानी वो बहुत दूर चला गया था। मैं समझ गया कि ब्रायन ज़्यादा स्पीड बढ़ाने के लिए ज़्यादा दूर चला गया है, पर मैंने जब देखा 2 मिनट बाद भी ब्रायन की बाइक की लाइट्स दिखाई नहीं देती है, तो अब मैं ज़रा घबरा जाता हूँ। मैंने सोचा कहीं ऐसे तो नहीं कि ब्रायन बाइक से गिर गया हो और उसे चोट आ गई हो। मैं अपनी बाइक लेके उस तरफ जाने लगता हूँ। मैं बस 50 मीटर दूर ही गया होऊंगा कि तभी मेरे सामने से कुछ बहुत तेजी से गुजर जाता है। ये चीज़ इतनी तेजी से गुजरी थी कि मुझे ठीक से देखने का भी मौका नहीं मिला कि ये क्या था। क्या ये कोई जानवर था या फिर किसी पेड़ की टहनी या फिर कोई पक्षी? पर यह कोई पक्षी तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा था और इसकी परछाई भी बहुत बड़ी थी। मैंने अपनी बाइक को थोड़ा आगे ले जाके रोका और मैंने पीछे मुड़ के देखा। वहां कोई पेड़ या पेड़ की टहनी नहीं थी। बहरहाल मैंने बाइक आगे चलाई और इस बार मुझे जोरों से पैरों की आवाज़ आने लगी। मतलब मुझे ऐसे लग रहा था कि कोई दौड़ते हुए मेरा पीछा कर रहा है, और तभी मैंने अपनी बाइक रोकी तो वो पैरों की आवाज़ भी बंद हो जाती है। फिर कुछ सेकंड्स रुकने के बाद फिर से बाइक मैंने अपनी स्टार्ट की और जैसे ही आगे बढ़ा तो फिर से मुझे कदमों की आवाज़ सुनाई देती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई मेरा पीछा कर रहा है और वो चीज़ तब रुक जा रही है जबकि मैं अपनी बाइक रोक रहा था। मुझे ऐसे लगा कि शायद ये ब्रायन ही है जो मेरे पीछे पीछे दौड़ रहा है और मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने चिल्लाते हुए कहा, ब्रायन बाहर आ जाओ यार, ये मजाक इस अंधेरे में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पर मुझे न ही ब्रायन और न ही कुछ और की आवाज़ आती है। मैंने एक बार बाइक पे खड़े होके चारों तरफ नज़र दौड़ाई और देखा, मगर कहीं भी कुछ नहीं था। फिर एक आखिरी बार जब मैंने बाइक के पीछे की तरफ देखा तो मुझे कुछ दिखाई देता है। ठीक मेरे बाइक के पीछे ही कुछ था जो कि झुका हुआ था और मेरे बाइक के पीछे ही था। ये माउंटेन वाली बाइक यानी एक ATV है। ये ऐसी होती है कि इसके पीछे और आगे में 2 की जगह 4 पहिए होते हैं और साइज में भी ये बहुत बड़ी होती है। तो मैंने बस इतना देखा कि मेरी बाइक के पीछे कुछ छुपा हुआ है, क्योंकि मुझे कुछ बाल दिखाई दे रहे थे। अब मैं बहुत ज़्यादा डर जाता हूँ, पर मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं घूमता हूँ और अपने बाइक को स्टार्ट करता हूँ, पर इस बार मेरी बाइक आगे ही नहीं बढ़ रही थी।
मुझे महसूस होता है कि मेरे बाइक के पीछे कोई बैठता है, क्योंकि अचानक से बाइक का वज़न बहुत बढ़ जाता है और धीरे धीरे मैं देखता हूँ 2 हाथ मुझे पीछे से पकड़ लेते हैं और धीरे धीरे वो दोनों हाथ मेरी गर्दन तक आ जाते हैं। तभी मैं एक जोर की चीख मारता हूँ और उसके साथ साथ वो चीज़ मुझे खींचते हुए उस बाइक से नीचे गिरा देती है। अगले सेकंड में ही मैंने देखा कि अब मैं बहुत स्पीड से घसीटते हुए कहीं चले जा रहा हूँ। मैं बता दूँ कि उस वक्त मैं 16 साल का था और मेरी सेहत भी अच्छी खासी थी और इस चीज़ को मुझे इतने आराम से, इतने तेज़ी से खींचते हुए ले जा रही थी कि ये बहुत ही ज़्यादा ताकतवर ज़रूर थी। ये चीज़ लगभग 10 सेकंड तक मुझे खींचते हुए ले जाती है और तभी मुझे सामने से दूसरी बाइक की हेडलाइट्स दिखाई देती है। तभी मुझे महसूस होता है कि अब उस चीज़ ने मुझे घसीटना बंद कर दिया था और मुझे वो चीज़ छोड़ देती है। मैंने ब्रायन की बाइक की हेडलाइट्स में देखा तो मुझे वो दिखा। मेरे तो होश पूरी तरह उड़ जाते हैं। मुझे दिखाई देता है जैसे एक जानवर जो अपने 2 पैरों पे चल रहा था। ये लगभग 7 फीट का था और इसका पूरा शरीर बालों से भरा हुआ था। मेरे देखते ही देखते ये अचानक किसी और चीज़ में तब्दील हो जाता है और जंगल में भाग जाता है। मुझे ब्रायन की आवाज़ आती है। वो चीखते हुए मेरी तरफ ही आ रहा था। मैं भागते हुए ब्रायन और अपनी बाइक की तरफ जाता हूँ। हम दोनों ही अपनी अपनी बाइक पे चढ़ते हैं और पूरी स्पीड से बाइक्स को भगाते हुए अपने नाना के घर पहुँच जाते हैं। हम दोनों भाग के ब्रायन के कमरे में आते हैं और मैं ब्रायन से पूछता हूँ कि वो कहाँ चला गया था और मैं कितना ज़्यादा डर गया था। तो ब्रायन बताता है कि जब वो पीछे जा रहा था ढलान पे बाइक को चढ़ाने के लिए, तो उसे ये एहसास हुआ कि उसके पीछे कुछ है जो कि बहुत तेज़ी से उसका पीछा कर रहा है और उस चीज़ से बचने के लिए उसने अपनी बाइक और तेज़ी से भगाई और आगे तक भागता गया जब तक कि उस चीज़ ने उसका पीछा करना बंद नहीं कर दिया। तब उसने कहा कि वो ये सोच के डर गया था कि कहीं वो चीज़ अब मेरे पीछे तो नहीं आई है। और फिर ब्रायन से थोड़ी हिम्मत जुटी और वो मुझे ढूंढते हुए पीछे आया। तब मैंने ब्रायन से पूछा कि ये क्या था जो हमारा पीछा कर रहा था, और तब ब्रायन ने कहा कि तुम शायद विश्वास तो नहीं करोगे, पर सच तो ये है कि आज हमारा जिस चीज़ के साथ सामना हुआ था वो एक स्किन वॉकर है। मुझे यकीन करने में कोई दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि ये और क्या हो सकता है जो 1 सेकंड पहले एक इंसान जैसा दिख रहा था और अगले सेकंड में ही वो चीज़ एक जानवर में तब्दील होके जंगल में भाग जाती है। आज मैं 24 साल का हो गया हूँ और इस घटना के बाद हम कई बार मेरे नाना के घर गए हैं, मगर हाँ, मैं और ब्रायन कभी भी अंधेरा होने के बाद जंगल में रात में नहीं रहते हैं। और आज भी हम जंगल में जाते तो है, मगर हमारा ये अनकहा करार है कि सूरज डूबने से पहले हम वापस घर आ जाएंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उस शाम हमारा जिससे सामना हुआ था वो हमारे सामने कभी भी वापस आए। आइए सुनते हैं आज की दूसरी कहानी। मैं और मेरी दोस्त क्रिस्टीन एक कॉल सेंटर में काम करते हैं। हमारा काम वैसे बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है, पर आखिर ये काम है जिससे हमारा घर चलता है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम वीकेंड पे कहीं ना कहीं बाहर जाए, जैसे कि बार पे या फिर मूवी देखने। एक वीकेंड पे हमने ये तय किया कि हम लोग कैंपिंग करने के लिए जाएंगे। हम लोग वैसे जंगल में कभी भी ज़्यादा दूर नहीं जाते थे। हम जंगल के अंदर जाते ही आसपास ही अपना कैंप सेटअप कर लिया करते थे। कई बार ऐसा होता कि हमारे कैंप के आसपास दूसरे और भी कैंपर्स होते थे
हमारा मकसद ये होता था कि एक रात जंगल में गुजारे, कुछ अच्छा खाना खाए और कोई मूवी देख के सो जाए। हम दोनों उस वीकेंड में दोपहर 2 बजे तक अपने कैंप साइट पे पहुंच जाते हैं। हम पहुंच के थोड़ा चौंक जाते हैं कि उस वीकेंड हमारे अलावा कोई भी कैंपर्स नहीं थे जो कि कैंपिंग करने आए थे। हम अपना कैंप सेटअप करते हैं और क्रिस्टीन एक कैंप फायर भी थोड़ी देर बाद जला लेती है। मैं थोड़ी देर बैठ के अपनी एक नॉवेल को पढ़ना ख़त्म करती हूँ जो मैंने 1 महीने पहले चालू की थी। मेरे नॉवेल ख़त्म होने के बाद हम कैंप फायर में कुछ खाना बनाते हैं और उसे खा लेते हैं। फिर हम दोनों कैंप फायर के पास बैठ के थोड़ी बातें करते हैं और उसके बाद लगभग रात को 10 बजे हम अपने टेंट में जाके एक मूवी देखने लगते हैं। हमारी मूवी ख़त्म भी नहीं हुई होगी कि हम उसके पहले ही सो जाते हैं। अचानक मेरी नींद खुल जाती है और मैं देखती हूँ कि मैं टेंट में अकेली थी और लैपटॉप भी चल रहा था, यानी वही मूवी चल रही थी। शायद किसी तरह से मैंने वो मूवी लूप पे चला के रखी थी और ख़त्म होने के बाद वो मूवी फिर से चालू हो गई होगी। बहरहाल मैंने देखा टेंट की जिप खुली हुई थी और मैंने सोचा कि ज़रूर क्रिस्टीन बाहर वॉशरूम करने के लिए ही गई होगी। मुझे तभी क्रिस्टीन की आवाज़ आती है, मैरी, तुम कहाँ हो? मुझे यह आवाज़ तो आती है, पर यह आवाज़ जैसे बहुत दूर से आई थी। मैं फिर से अपने स्लीपिंग बैग में सोने के लिए आंख बंद करती हूँ तो मुझे फिर से एक आवाज़ आती है, मैरी, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ, ये देखो। मैं सोच रही थी ये लग तो क्रिस्टीन की ही आवाज़ रही है, पर ये तो बहुत दूर से आ रही है। क्रिस्टीन इतने दूर झाड़ियों में क्यों गई होगी? मैं टेंट से बाहर निकलती हूँ और देखती हूँ कि मैंने देखा क्रिस्टीन तो पास में जलती हुई आग के पास ही बैठी हुई थी और वो बहुत डरी हुई लग रही थी। उसने मुझे इशारे से चुप रहने को कहा और तभी मुझे फिर से वो आवाज़ आती है, मैरी, तुम कहाँ हो? यहाँ आओ, ये देखो। ये आवाज़ तो क्रिस्टीन की ही थी, मगर वो तो मेरे सामने बैठी हुई थी, तो ये फिर झाड़ियों से उसकी आवाज़ में मुझे कौन पुकार रहा था? क्रिस्टीन धीरे धीरे वापस टेंट के अंदर आती है और टेंट को बंद करती है। क्रिस्टीन पूरी कोशिश कर रही थी कि वो किसी तरह की भी आवाज़ ना करे। फिर हम दोनों कुछ सेकंड्स तक बैठे रहे और एक दूसरे को देखते रहे। तभी मैंने क्रिस्टीन से पूछा कि ये क्या था और ये किसकी आवाज़ थी। वो मुझे बताती है कि थोड़ी देर पहले वो वॉशरूम करने के लिए बाहर गई थी, तो उसने सुना कि झाड़ियों में किसी तरह की हलचल हो रही थी। जब वो भाग के कैंप में आती है तो उसे भी सुनाई देता है कि झाड़ियों से उसकी ही आवाज़ में कोई मुझे पुकार रहा है। हमें तभी झाड़ियों से कदमों की आवाज़ आती है, ऐसे कि वो कदम हमारे कैंप के तरफ ही बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे कदमों की आवाज़ हमारे टेंट के पास तक आती है और हमारे टेंट के चक्कर लगाने लगती है। हमें समझ आ रहा था कि बाहर जो भी चीज़ है वो कोई बहुत ही बड़ी चीज़ है साइज़ में, और ये कि वो चीज़ हमारे टेंट के चक्कर लगा रही है। तभी हमें आवाज़ आती है, क्रिस्टीन, तुम मुझे छोड़ के क्यों आ गई? चलो एक वॉक के लिए जाते हैं। इस बार ये मेरी आवाज़ थी और वो क्रिस्टीन को बाहर बुला रही थी। मुझे पता नहीं अचानक क्या हो गया, पर मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी और मैंने एक ज़ोर की चीख मारी और क्रिस्टीन का हाथ पकड़ के मैं टेंट से बाहर निकली और फिर हम दौड़ने लगे। दौड़ते दौड़ते हमें 20 मिनट लगभग हो गए थे और बीच बीच में उस चीज़ की हमारे पीछे दौड़ने की भी आवाज़ आ रही थी। लगभग
20 मिनट्स दौड़ने के बाद एक रोड आती है। मुझे अचानक ये एहसास हुआ कि मैं बस अकेली थी और मेरे साथ क्रिस्टीन नहीं थी। तब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि शायद क्रिस्टीन मेरे साथ आई ही नहीं होगी और शायद वो अभी भी कैंप में है। मगर तभी मुझे एक गाड़ी आते हुए दिखती है और मैं उस गाड़ी को हाथ दिखा के रोकती हूँ। मैंने गाड़ी को रोका और उसमें बैठ गई। मैंने उस गाड़ी वाले को कहा कि क्या वो मेरी मदद कर सकते हैं और मुझे वापस मेरी कैंप साइट पे ले जा सकते हैं, क्योंकि मेरी दोस्त वहाँ पे रह गई है और मुझे उसे वापस लेके आना है। हम गाड़ी को ड्राइव करके उस कैंप साइट पे पहुँचते हैं और मैं क्रिस्टीन को खींच के बाहर निकालती हूँ। वो बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। फिर वो इंसान हमें उस जंगल के पार्किंग लॉट तक छोड़ देता है और हम दोनों अपनी गाड़ी लेके अपने घर चले जाते हैं। क्रिस्टीन मुझे बताती है कि जब मैं वहाँ से भागी थी तो वो वहीं बैठी थी, मगर उसने देखा था कि मेरे पीछे वो चीज़ भी भागी थी। वो चीज़ लगभग 7 या 8 फीट की थी। उसके पूरी शरीर पे बाल भरे हुए थे और वो किसी भेड़िए की तरह अपने चारों पैरों पे भाग रही थी। फिर हमने जब ये घटना अपने ऑफिस में कुछ लोगों को बताई तो उन्होंने हमें कहा कि वो सारी बातें और वो आवाज़ की नकल करना, इससे तो यही लग रहा है कि हमारा पिछली रात जिस चीज़ से सामना हुआ था वो एक स्किन वॉकर था। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको 2 कहानियाँ? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ये भी बताएं दोनों में से आपको कौन सी कहानी ज़्यादा अच्छी लगी। दोस्तों, आप मुझे नए नए आइडियाज़ भी दें कि आपको किस तरह की वीडियोस और कहानियाँ सुननी है, ताकि मैं आपके लिए वैसी ही कहानियाँ ला सकूँ। कहानियों को ज़रूर अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि हमारी रीच थोड़ी और बढ़े और मुझे भी इन कहानियों को बनाते रहने का मोटिवेशन आए। आज की वीडियो में मैं एक कॉन्टेस्ट रखना चाहता हूँ और जिसने इस सवाल का सबसे पहले जवाब दे दिया, मैं अपने अगले वीडियो की शुरुआत में उस सब्सक्राइबर को एक शाउट आउट दूंगा। आज के वीडियो का सवाल है कि आज की दूसरी कहानी में मेरी के दोस्त का नाम क्या था। तो जल्दी से जवाब को कमेंट करिए और अगले वीडियो में मैं आपको एक शाउट आउट दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी कहानी को मैं अपनी आवाज़ दूं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर मुझे अपनी कहानी ज़रूर भेजें। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं और चाहे तो वहाँ पर भी मुझे अपनी कहानी भेज सकते हैं। मेरी आईडी है कहानी वाला स्वप्निल। अगर आपको मेरी ये वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पे दबा दें, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली बार कुछ नई कहानियों, कुछ नए किस्सों के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें।